तत्वावधान में आज स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राम कुमार जी, मुख्य अतिथि मैडम बत्रा जी, विशिष्ट अतिथि जसमिंदर सिंह जी, श्याम जी त्रिपाठी, ओम प्रकाश जी और उपस्थित साथियों, स्वामी विवेकानंद की 163 वर्ष गुजर गए। आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था। 162 वर्ष गुजर गए। आज 163वीं जयंती मनाने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। यह प्रचार का युग है, विज्ञापन का युग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है। और इस बात को कहने में मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है कि इन सब पर स्वामी विवेकानंद का कहीं प्रचार नहीं हो रहा है। लेकिन स्वामी विवेकानंद लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, लोगों के मस्तिष्क में छाए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद, उन्हें किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं। इसलिए तो 162 वर्ष मामूली समय नहीं होता। इतने समय के बाद भी किसी का विचार, किसी का दर्शन, किसी के द्वारा स्थापित मापदंड आज केवल भारत को नहीं, सारे विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के विचार। तो जब उनके जन्म जयंती के अवसर पर यह युवा दिवस है, और जब हम युवा दिवस कहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जब स्वामी विवेकानंद का नाम आता है तो पहली छवि जो मन मस्तिष्क में आती है वह युवा की ही छवि आती है। आप देखिए, सामने स्वामी जी का चित्र है आपके सामने। इतना सुदर्शन युवा, मैं समझता हूँ यहाँ बैठे हुए लोगों ने क्या, पूरे विश्व ने ही इतना सुदर्शन युवा देखा ही नहीं होगा जो चित्र आपके सामने है। अब युवा की परिभाषा क्या है? युवा की परिभाषा आयु से नहीं होती। 80 वर्ष का बूढ़ा भी युवा हो सकता है और 25 वर्ष का नौजवान भी बूढ़ा हो सकता है। युवा की परिभाषा विचार से होती है, उस अग्नि से होती है जो उसके हृदय में है। मैं एक उदाहरण देके कहूं, मैंने व्यक्ति का उदाहरण दिया, लेकिन एक राष्ट्र का उदाहरण देके कहूं, भारत ज्यादा युवा है कि पाकिस्तान ज्यादा युवा है? भारत चिर युवा है, युवा नहीं है, चिर युवा है। भारत का लाखों लाखों साल का इतिहास है। अगर उम्र के हिसाब से जाएंगे तो पाकिस्तान की तो उम्र कम है ना। पाकिस्तान तो 1947 में बना, लेकिन मध्ययुगीन सोच के कारण से पाकिस्तान एक बूढ़ा देश है और भारत एक युवा देश है, चिर युवा देश है। यह परिभाषा मैं आपके सामने। तो युवा की परिभाषा आयु से नहीं होती। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि युवा किसको कहते हैं, क्योंकि आज का विषय यही है, स्वामी विवेकानंद और युवा। स्वामी जी कहते थे युवा किसको कहते हैं? वो कहते थे युवा उसको कहते हैं जो सपने देखता हो। और सपना किसको कहते हैं? सपना उसको नहीं कहते जो रात को देखा जाता है। सपना उसे नहीं कहते जो सोते हुए देखा जाता है। सपना उसे कहते हैं जो दिन की नींद भी उड़ा देता है, उसे सपना कहते हैं। ऐसा स्वप्न, स्वप्न का मतलब एक लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए जीवन कि यह हमारा स्वप्न है। कलाम साहब स्वामी विवेकानंद की तर्ज पर ही कहते थे कि ऊंचे सपने देखो, ऊंचा सोचो। तो युवा की पहली पहचान तो यह है कि युवा सपने देखता है, और ऐसे सपने देखता है जो सोने वाले सपने नहीं होते, जो नींद उड़ा देने वाले सपने होते हैं। और उन सपनों को पूरा करने के लिए उसके अंदर अटूट उमंग होती है, मन की मस्ती होती है, मन में उत्साह होता है। अपने लक्ष्य पर, अपने पथ पर वह उत्सव की तरह चलता है। जैसे कोई फेस्टिवल मनाते हैं, उत्सव की भावना से अपने लक्ष्य पर वह अग्रसित होता है और उसके अंदर से विस्फोट होता है, युवा शक्ति का विस्फोट, उसको युवा कहते हैं। स्वामी विवेकानंद की इस परिभाषा के अंतर्गत अगर
अगर मैं आपको उदाहरण देके कहूँ, मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त रहा है, तब मैं गुजरात विश्वविद्यालय का छात्र था और गुजरात में विद्यार्थियों का एक आंदोलन हुआ था और उसके दौरान यह निर्णय लिया गया, विद्यार्थियों ने निर्णय लिया, मुझे और कुछ लोगों को भेजा गया दिल्ली और कहा गया कि आप जयप्रकाश जी से संपर्क करिए और जयप्रकाश जी को लेके गुजरात में आइए। तो जयप्रकाश जी से तो कोई संपर्क था नहीं। मेरे साथ एक मेरा सहयोगी विद्यार्थी था मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग का, उसके कोई रिश्तेदार पीए थे आचार्य जेबी कृपलानी के। तो उसने कहा आचार्य कृपलानी जी से हम आप लोग मिल सकते हैं और वह कोई मदद करेंगे। तो आचार्य कृपलानी के पास हम लोग गए। तो आचार्य कृपलानी ने कहा कि जयप्रकाश को क्यों नहीं ले जाते, वो उनसे उम्र में छोटे थे, इसीलिए उन्होंने जयप्रकाश शब्द कहा। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों के मन की यही इच्छा है कि आप भी चलें और जयप्रकाश जी भी चलें, लेकिन मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं, कैसे जाएं उनके पास। तो उन्होंने कहा आप जाइए, कल मैं उनसे बात कर लूँगा। थोड़े प्रयास के बाद जयप्रकाश जी सहमत हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं गुजरात विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन में आऊँगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की उम्र उस समय क्या थी? उस समय उनकी उम्र थी 74 वर्ष और धर्मवीर भारती एक धर्मयुग के संपादक हुए, बड़े यशस्वी संपादक हुए हैं धर्मवीर भारती। धर्मयुग का नाम सुना है ना आप लोगों ने? धर्मवीर भारती का भी नाम सुना हो। उनकी एक प्रसिद्ध कविता जो उन्होंने जयप्रकाश आंदोलन के दौरान लिखी थी, उसकी पंक्तियां आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। बादब्बा मुलाहजा होशियार, बादब्बा मुलाहजा होशियार खबरदार, क्योंकि एक 74 साल का जवान सड़कों पर आ गया। यह उदाहरण मैं केवल इसलिए दे रहा हूं कि युवा होना इसका उम्र से कोई संबंध नहीं। एज इज ए नंबर ओनली, अंग्रेजी की एक प्रॉवर्ब है। आयु तो एक संख्या है केवल, और युवा एक विचारधारा है, एक वैचारिकता है। तो उस वैचारिकता का जिसने पूरे विश्व में विस्फोट किया, अरे जब वह गए थे शिकागो में 1893 में, तो उनको तो यह भी नहीं पता था शिकागो का टेम्परेचर क्या होता, और वह बड़े अजीब सी स्थिति में थे। यह कहा गया एक परिव्राजक आया है भारत से और उसने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया पहले से। तो यह हुआ, वहां के जो सीनेट थी उसने ये तय किया कि ठीक है, आ गया है तो इसको बोलने के लिए मौका दे देंगे, सबसे अंत में मौका मिलेगा इसको बोलने का। और सबसे अंत में जब उनका नाम पुकारा गया स्वामी विवेकानंद का, तो बहुत से लोग पार्किंग में चले गए थे, अपनी अपनी गाड़ियां निकाल रहे थे। और स्वामी विवेकानंद ने जब कहा अमेरिका के बहनों और भाइयों, तो कई लोगों के पैर ठिठक गए। स्टीयरिंग पर लोगों ने हाथ रख लिया था, स्टीयरिंग से हाथ हट गया, क्योंकि अमेरिका की 19वीं शताब्दी में लोगों ने वर्षों से बहन और भाई जैसे शब्द सुने ही नहीं थे। वहाँ तो लेडीज होती थी और जेंटलमैन होते थे, वहाँ बहनें नहीं होती थी, वहाँ भाई नहीं होते। और इसके बाद स्वामी जी ने लिखा, जो खुद लिखा स्वामी जी ने लिखा कि जब मैंने कहा बहनों और भाइयों, उसके बाद इतना करतब ध्वनि हो रही थी, तालियों की इतनी गड़गड़ाहट हो रही थी कि स्वामी जी लिखते हैं कि मुझे लगा मैं अपने कानों में उंगली डाल लूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि शब्द ने पूरे अमेरिका को झकझोर के रख दिया था, पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया था। तो स्वामी जी ने धाक जमाया। भारतीयता की क्या पहचान है, यह पहचान तो स्वामी जी ने जाके अमेरिका में, क्या आयु थी उनकी? 30 वर्ष की आयु थी। 1863 में उनका जन्म हुआ था और यह 1893 की बात बता रहा हूँ। 30 वर्ष की आयु थी स्वामी जी की, वो तो युवा थे। लेकिन मैंने कहा जो वैचारिकता उन्होंने हमारे सामने रखा, पूरी दुनिया के सामने रखा, आगे और मैं कहूँ आपको तो आपको अच्छा लगेगा यह जान के। स्वामी विवेकानंद ने युवा की परिभाषा भारत से जोड़ दी, और भारत से जोड़ना अनायास नहीं था। सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता, जो मिस मार्गरेट नोबेल आयरलैंड की युवती,
जो उनकी बहन बन गई थी, उनकी शिष्या बन गई थी, जिनको हम लोग भगिनी निवेदिता के नाम से जानते हैं। आपको मालूम है भगिनी निवेदिता विवेकानंद को क्या कहती थी? अरे कोई किसी को कुछ तो कहेगा ना, कोई अंकिल कहेगा, चाचा जी कहेगा, भाई साहब कहेगा, कुछ ना कुछ कहेगा। आप लोगों को यह जानकारी है कि भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद को क्या कहती थी? आपको नहीं जानकारी है। स्वामी विवेकानंद को भगिनी निवेदिता भारत कह के बुलाती थी। स्वामी विवेकानंद भारत के प्रतीक थे। भगिनी निवेदिता के देश में वह उनको भारत कह के बुलाती थी। और मिसेज स्ट्रीक आज ही उनके बारे में छपा है हिंदुस्तान में। अच्छा, हिंदुस्तान ने इसको स्मरण दिला दिया। जब डेट्रॉइट में थे स्वामी जी, तो मिसेज स्ट्रीक जो है रोज उनका व्याख्यान सुनने के लिए आती थी। और एक बार उन्होंने ये तय कर लिया था कि इतनी पारिवारिक समस्याएं हैं, इतनी बाधाएं हैं कि आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। अल्पायु में पिता चले गए, छोटे भाई बहनों का पालन पोषण करना है। अमेरिका तब भी एक महंगी जगह थी, एक महंगा शहर था अमेरिका जो। तो ऐसी परिस्थितियों में जब स्वामी विवेकानंद ने, मैं स्वागत करना चाहता हूँ एसी अग्निहोत्री जी, जो आसियाना रेजिडेंट एसोसिएशन के महासचिव हैं, हम लोग के बीच में आ गए हैं। आप लोग उनका तालियों से स्वागत करिए। अतुल टंडन जी जो प्रचार सचिव हैं, वो भी हमारे बीच में आए। तो मिसेज स्ट्रीक स्वामी विवेकानंद का प्रवचन रोज सुनने के लिए जाया करती थी। जब डेट्रॉइट से 700 किलोमीटर दूर स्वामी विवेकानंद का दूसरी जगह पर प्रवचन होने लगा, तो मिसेज स्ट्रीक वहां पर भी गई। भीगते पानी में वो गई। जब भीगते पानी में अमेरिका के -डिग्री के टेम्परेचर में स्वामी विवेकानंद ने मिसेज स्ट्रीक को देखा, तो उन्होंने मिसेज स्ट्रीक से कहा कि ऐसे में यहाँ आने की जरूरत क्या थी? आप जानते हैं मिसेज स्ट्रीक ने स्वामी विवेकानंद के लिए क्या कहा? उन्होंने कहा, अगर जीसस क्राइस्ट के दर्शन हो रहे हो तो बरसात बहुत छोटी चीज है अगर जीसस क्राइस्ट के दर्शन हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के अंदर जीसस क्राइस्ट के दर्शन किए उन्होंने। भगिनी निवेदिता तो सब कुछ छोड़ के आ गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा मिसेज स्ट्रीक से कि आप भारत आ जाइए, मैं भारत जाने वाला हूं। लेकिन दुर्भाग्य से 1902 में वो भारत आ पाए और उसके कुछ ही दिन बाद स्वामी जी ने के प्राणों का उत्सर्ग हो गया। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन भगिनी निवेदिता की शिष्या बन के वो रही और शेष समय उन्होंने भगिनी निवेदिता के साथ भारत में ही उन्होंने वह समय व्यतीत किया। तो इतना ज्यादा प्राच्य संस्कृत पर प्रभाव डालने वाला कोई दूसरा व्यक्तित्व है क्या जो स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व? और उन्होंने कहा युवा वह है, क्योंकि विषय है स्वामी विवेकानंद और युवा। उन्होंने कहा युवा वह है जिसके अंदर जिज्ञासा है, और जिसकी जिज्ञासा मर गई वो युवा नहीं है, वो बूढ़ा है। अगर 80 वर्ष की उम्र में भी आपकी जिज्ञासा है कुछ जानने की, पढ़ने की, समझने की, तो स्वामी जी की परिभाषा में मैं कह सकता हूं आप युवा है। अगर आपकी जिज्ञासा कुछ जानने की समाप्त हो गई है 20 वर्ष की उम्र में भी, तो आप बूढ़े हो चुके हैं। और दुर्भाग्य से इस देश की बाजारवादी संस्कृति में, जो संस्कृति है बाजारवादी संस्कृति है, केवल रोजगार परक, केवल बाजार की जो गाइडलाइंस है उससे पूरा समाज गाइड हो रहा है। इसने क्या कर दिया? युवकों को बूढ़ा ही बना दिया। आज टाइम्स ऑफ इंडिया के आखिरी से एक पृष्ठ पहले एक कार्टून छपा है आज टाइम्स ऑफ इंडिया में। आज युवा दिवस के अवसर पर वह कार्टून मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको शेयर भी किया। लेकिन आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए नहीं हैं व्हाट्सएप पर। कार्टून जानते क्या है? अभी आपने देखा होगा किन्हीं महाशय ने, कारपोरेट महाशय ने कहा 90 घंटे काम कर लो। किन्हीं महाशय ने कहा पत्नी का चेहरा ना देखो, बस काम करते रहो। अरे पत्नी का चेहरा ना देखो तो किसका चेहरा देखो? पत्नी का ही तो चेहरा देखना पड़ेगा, और किसका देखना पड़ेगा? भाई गृह मंत्री के बगैर काम चल सकता है क्या? तो चेहरा तो उसी का देखना। लेकिन वो कह रहे हैं 90 घंटे काम करो, पत्नी का चेहरा मत देखो। एक दूसरे इसके पहले कह चुके थे 70 घंटे काम करो। तो उसी पर वह कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया ने बनाया है। और उसने बनाया है कि एक युवक जो है बिल्कुल उसकी कमर झुक गई है, सर झुकाए, मेज पर सर पटके बैठा हुआ है, 90 घंटे काम कर रहा है, वह बैठा हुआ है। दूसरी ओर लिखा हुआ है टैक्स, काम कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है।
जो आज की कारपोरेट कल्चर है, कारपोरेट कल्चर क्या है कि 2 की जगह पर 1 आदमी रखो, 4 की जगह पर 1 आदमी रखो, उसको दुगनी तनख्वाह दो और 8 लोगों का काम लो। यही बाजार की संस्कृति है। तो वो मेज पर सर झुकाए बैठा हुआ है, उसका बिल्कुल कंकाल दिखाई दे रहा है। दूसरे में लिखा हुआ टैक्स का तीर बना हुआ है, और तीसरे में लिखा हुआ है लाभ कितना हुआ, नीचे लिखा हुआ है 0, बहुत बड़ा सा 0 लगा हुआ है। तो वो तो बूढ़ा हो गया, अब उसके अंदर किसी चीज की जिज्ञासा नहीं, 90 घंटे काम करने की जिज्ञासा है, न कुछ सीखने की जिज्ञासा है, न कुछ जानने की जिज्ञासा है। स्वामी विवेकानंद बहुत ही सुदर्शन व्यक्तित्व था, आपके सामने उनका चित्र है। उन्होंने विवाह नहीं किया था। उनके मामा ने उनसे कहा कि नरेंद्र था, उनका नाम नरेंद्र था, कि नरेंद्र तुम विवाह क्यों नहीं करते, तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढ लाऊं। जानते हैं नरेंद्र ने क्या उत्तर दिया अपने मामा को? उन्होंने कहा मामा जी, मैंने लड़की ढूंढने के लिए जन्म नहीं लिया है, मैंने ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए जन्म लिया है। उन्होंने विवाह नहीं किया स्वामी विवेकानंद। आज छोटी छोटी बातें हमारी ईगो को टच कर जाती हैं। ये युवा पीढ़ी के लिए मैं कह रहा हूं, युवा के लिए हमारी ईगो को टच कर जाती है। ये ईगो क्या शब्द है मुझे यही नहीं पता चला। स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस नहीं रहे तो उनके मठ में भी झगड़े हो रहे थे। मठ के तमाम लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और सबके बीच में बीच बचाव करने वाला आदमी जैसे घूम पिसता है चक्की के बीच में, तो स्वामी विवेकानंद पिस रहे थे। हर ओर से अपमान तिरस्कार, इसको मनाए तो उसकी सुनो, उसको मनाए तो उसकी सुनो। भुवनेश्वरी देवी उनकी माँ थी। उनकी माँ ने बुलाया, उसने कहा बेटा नरेंद्र, तू यहाँ जाता है वहाँ जाता है, इसका तिरस्कार उसका तिरस्कार, क्यों पड़ा है इस पचड़े, तेरा इतना अपमान हो रहा है। युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा संदेश है स्वामी विवेकानंद का, जो बात अब बताने जा रहा हूँ आपको। जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने अपनी माँ को क्या कहा? उन्होंने कहा माँ, मैंने माया को पार कर लिया है। मान सम्मान व्यक्ति का कैसा? मान सम्मान तो संस्कृति का होता है, मान सम्मान तो धर्म का होता है, मान सम्मान तो देश का होता है, व्यक्ति का कौन सम्मान? अगर हम संगठन में काम करते हैं, संस्था में काम करते हैं, और स्वामी विवेकानंद के इस वाक्य को आत्मसात कर पाए कि मान सम्मान व्यक्ति का कैसा, मान सम्मान तो संस्था का होता है, मान सम्मान तो देश का होता है, मान सम्मान तो धर्म का होता है, मान सम्मान तो संस्कृति का होता है, तो हम जीवन में कामयाब हो गए। तो हम क्या हुए? हम युवा हुए। स्वामी विवेकानंद की यही परिभाषा है युवा की। स्वामी विवेकानंद ऐसा नहीं है कि उनके अंदर आक्रोश नहीं था, लेकिन व्यक्तिगत आक्रोश नहीं था, व्यक्तिगत रोष नहीं था। मैंने कहा भारतीय संस्कृति को उन्होंने देश के राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने का काम किया। शिकागो में जब उन्होंने कहा एक संगोष्ठी में, उन्होंने कहा कि जब भी अंग्रेजों की बात आती है तो मुझे इतनी वितृष्णा हो जाती है कि हिंद महासागर में जितना कीचड़ है, हिंद महासागर में जितना कीचड़ है, वह सारा कीचड़ निकाल के अगर अंग्रेजों के मुंह पर मल दिया जाए तो भी मुझे तनिक भी अफसोस नहीं होगा, अंग्रेज इस लायक है। कितना उनके अंदर एक ललकार वाली भाषा स्वामी विवेकानंद के अंदर। हिंद महासागर में जितना कीचड़ है वह सब। स्वामी विवेकानंद ग्रेजुएट थे, उस समय के ग्रेजुएट थे, और ग्रेजुएट होने के बाद उनका जो संपर्क हुआ रामकृष्ण परमहंस, वह संपर्क ही उनका 18 वर्ष की उम्र के बाद हुआ था। और संपर्क भी इस कारण से हुआ कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया कोलकाता यूनिवर्सिटी से। उस समय कल्पना करिए 1981 में, और उनकी माँ बीमार थी, उनके पास पैसा नहीं था दवा लाने के लिए। किसी ने बताया उनको कि वहां पर दक्षिणेश्वर में कोई रामकृष्ण परमहंस रहते हैं और वो माँ काली के कहते हैं हमको साक्षात दर्शन होते हैं। तो उन्होंने कहा चलो। 18 वर्ष की उम्र तक उनका संपर्क नहीं था। 18 वर्ष की उम्र में वह सीधे दक्षिणेश्वर आए, और दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। उन्होंने कहा यहाँ कौन आदमी है जो कहता है कि साक्षात माँ काली से बात करता है?
तो किसी ने कहा वो बैठे हुए हैं। तो वो उनके पास गए, उन्होंने कहा कि तुम ही कहते हो कि माँ काली से साक्षात बातचीत होती है तुम्हारी? तो उन्होंने कहा हो जाती है। तो उन्होंने कहा तो मेरी भी बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा तुमको काम क्या है? जब रामकृष्ण परमहंस ने पूछा काम क्या है, तो उन्होंने कहा मुझे नौकरी चाहिए, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं, मैंने ग्रेजुएशन किया है कोलकाता यूनिवर्सिटी से और मुझे नौकरी चाहिए। तो उन्होंने कहा उन्हीं से मांग लेना। और मास्टर ट्रस्ट उन्होंने ये लिखा कि मास्टर ने पैर के अंगूठे से छुआ था और उतने में ही उनकी पूरी बॉडी चार्ज हो गई, जैसे कंडक्टर चार्ज हो जाता है, पूरी बॉडी चार्ज हो गई और उनको साक्षात माँ के दर्शन होने लगे। थोड़े समय के बाद, घंटे 1.5 घंटे के बाद हुआ, ध्यान से वापस आए तो पूछा उनसे, रामकृष्ण परमहंस ने नौकरी मांग लिया तुमने? उन्होंने कहा अरे वो तो भूल ही कैसे। तो उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, कल आओ, कल दोबारा हम तुम्हें माँ से साक्षात्कार करवा देंगे। वो अगले दिन गए। अगले दिन कोई 4 घंटे रहे वो उसी मुद्रा, ध्यान हो गया। फिर वापस आए। फिर रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि मिली नौकरी? उन्होंने कहा आज भी भूल गया था मैं। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कल फिर आना। तीसरे दिन जब वो गए तो उन्होंने उनको फिर ध्यान में भेज दिया और करीब 8 घंटे तक ध्यान में रहे स्वामी विवेकानंद। 8 घंटे के बाद जब ध्यान से वापस आए तब रामकृष्ण परमहंस ने वही प्रश्न पूछा कि नरेंद्र तुमको नौकरी मिल गई? जानते हैं उसका उत्तर उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा अब इसकी आवश्यकता नहीं रही। तो यह असली ध्यान, असली कंसंट्रेशन क्या है कि जो विषय है उससे भटकाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा अब इसकी आवश्यकता नहीं रही। 33 करोड़ देवी देवता इस देश के अंदर है। स्वामी विवेकानंद को उनके गुरु ने कहा, रामकृष्ण परमहंस ने, उन्होंने कहा इन देवी देवताओं की तो सभी लोग पूजा करते हैं, अगर तुम्हें भारत को समझना है तो 33 करोड़ देवी देवताओं को छोड़ के दरिद्र नारायण की पूजा करो। उनका ये दरिद्र नारायण कौन से भगवान है? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत में कन्याकुमारी तक जाओ और स्थान स्थान पर दरिद्र मिलेंगे, वही इस देश के नारायण हैं और उनकी पूजा का समय आ गया। स्वामी विवेकानंद तभी निकल गए, तब तक वो शिकागो नहीं आए थे और उन्होंने कन्याकुमारी में जाके ध्यान किया। जो लोग गए होंगे, कन्याकुमारी में एक स्मारक है। परम पूज्य गुरु जी ने जब 100 वर्ष पूरे हुए थे स्वामी विवेकानंद के जन्म के 1963 में, तब परम पूज्य गुरु जी ने एक न्यास बनाया था। एकनाथ राणा डे सब लोग नहीं जानते होंगे, वह संघ के अखिल भारतीय सरकार्यवाह थे। उनको उस कार्य से मुक्त करके गोलवलकर जी ने कहा कि आपको कन्याकुमारी में यह स्मारक बनाना है। और वह स्मारक कन्याकुमारी का अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं तो यही कहूँगा उसका जीवन अभी अधूरा है। एक बार जाइए कन्याकुमारी में, उस स्मारक को देखिए। वहाँ पर माँ पार्वती के चरण हैं, वहीं पर उन्होंने तपस्या किया था स्वामी विवेकानंद ने। तो स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की स्थापना की। भारत खोजो अभियान की अगर बात होती है, एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, आज उसका समय नहीं है। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है, कैसे भारत की खोज होगी, इसकी परिभाषा तो स्वामी विवेकानंद ने बताया और बड़ी आसान परिभाषा बताया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर भारत को खोजना है तो मोची की दुकान पर खोजो, अगर भारत को खोजना है तो लोहार की भट्टी में खोजो, अगर भारत को खोजना है तो बढ़ई के औजारों में खोजो, अगर भारत को खोजना है तो किसान के खेत में खोजो, अगर भारत को खोजना है तो मजदूर के कारखाने में खोजो, अगर भारत को खोजना है तो भारत की झाड़ियों में खोजो, अगर भारत को खोजना है तो भारत के जंगलों में खोजो, अगर भारत को खोजना है तो भारत की नदियों में खोजो। यह जमीन से जुड़ा हुआ वाक्य है। भारत को अगर खोजना है तो भड़भूजे के भाड़ में खोजो। यानी जो लोग जमीन के लोग हैं, जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, उन सब के बीच में, यही तो दरिद्र नारायण की कल्पना है। तो स्वामी विवेकानंद ने इतना उत्कट परिभाषा इन तमाम बातों की है। उनकी कितनी पुस्तकें हैं, इनका साहित्य आप भर दे तो इस पूरे इसमें भर जाएगा। उम्र कितनी थी स्वामी विवेकानंद की? 39 वर्ष की उम्र थी। इसी प्रसंग में मैं यह जानकारी भी सबको ना हो तो देना चाहता हूँ।
जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक थे, माधवराव सरस्वतीराव गोलवलकर जी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। लेकिन जब भी किसी मिशन की स्थापना होती है तो मिशन की स्थापना में 5 शिष्य बनाए जाते हैं। यह गौतम बुद्ध ने भी बनाए थे, यही परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। तो 5 शिष्य उनको बनाने थे। अखंडानंद उनके मुख्य शिष्य थे। 4 शिष्य बना पाए थे स्वामी विवेकानंद, और उसके बाद उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। 1936 में, कई वर्ष के बाद, 1936 में, 1902 में स्वामी विवेकानंद का प्राणोत्सव हुआ। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। और उसके 34 वर्ष के बाद 1936 में जब माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर कोलकाता में काम करते थे, तब अखंडानंद सरस्वती के संपर्क में हुआ है, और अखंडानंद जी ने उनको रामकृष्ण मिशन का दीक्षित सदस्य बनाया था। इसी कारण से गुरुजी दाढ़ी रखते थे, केश रखते थे। वह कोई गुरु नहीं थे उस तरीके के। उनको गुरुजी तो इसलिए कहा जाता था चूंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। लेकिन जो केश रखते थे, दाढ़ी रखते थे, वह इस नाते नहीं रखते थे, वह रामकृष्ण मिशन के दीक्षित सन्यासी थे, इस कारण से वह दाढ़ी रखते थे। तो इस प्रकार से सीधा सीधा विवेकानंद के मिशन के साथ सीधा सीधा जुड़ाव उनका भी था। यह जानकारी भी प्रसंगवश आपके बीच में, इस बात को भी मैं रखना चाहता था। स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए तो मैंने कहा वह बीए पास थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था, वो तो नौकरी की तलाश में गए थे। रामकृष्ण मिशन परमहंस के पास तो नौकरी की तलाश में गए थे ना। लेकिन जॉन हेनरी राइट, यह प्रोफेसर थे शिकागो यूनिवर्सिटी के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जॉन हेनरी राइट, बहुत बड़े विद्वान थे उस समय। तो जॉन हेनरी राइट ने जब किसी के पास स्वामी विवेकानंद को भेजा तो एक पत्र दिया। उस जमाने में फोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे। उस जमाने में तो लेटर लिख के दिया जाता था ना। हम लोगों के ज़माने में भी लेटर दिया जाता था, हम लोग लेटर लेके जाते थे, तब दूसरा जानता था हम कौन है, कहाँ से आए हैं। तो जो पत्र जॉन हेनरी राइट ने लिखा था, किसी बहुत बड़े प्रोफेसर को लिखा था, जानते हैं उस पत्र में लिखा क्या था? उसने लिखा, मैं एक ऐसे व्यक्ति को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूँ, अगर अमेरिका के सारे लोगों के ज्ञान को बटोर लिया जाए और तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, और जिस व्यक्ति को भेज रहा हूं उसका ज्ञान का पड़ला तब भी सारे अमेरिका के सारे ज्ञान से भारी होगा उसका पड़ला, ऐसा व्यक्तित्व आपके पास। यह कोई सामान्य चीज नहीं, ये सब बातें इतिहास, मतलब कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको, यह सब इतिहास के दस्तावेज है जो आपको बता रहा हूं। तो उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक मिसेस लियन मिली, और स्वामी विवेकानंद बड़ी रुचि से अमेरिका की सारी चीजें देखते थे। एक दिन स्वामी जी के मुंह से निकल गया, माई फर्स्ट लव इज इन यूएसए, माई फर्स्ट लव इज इन यूएसए। अब इतना सुनने के बाद मिसेस लियन तो फट पड़ी, उनका धैर्य खत्म हो गया। उनको लगा कि वो मैं ही हूं। मिसेस लियन ने तुरंत पूछ लिया, स्वामी जी बाय द वे हु इज शी? तो स्वामी जी ने कहा वो कोई लड़की नहीं है। उसने पूछा मिसेस लियन ने, हु इज शी? स्वामी जी ने कहा वह किसी लड़की का नाम नहीं है, वह अमेरिका का प्रबंधन है, अमेरिका की व्यवस्था है, जिसके प्रति मेरे मन में प्यार जन्मा है, प्यार जगा हुआ है। अमेरिका का मैनेजमेंट है। यह 150-100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका की मैनेजमेंट की इस प्रकार से तारीफ किया और इस प्रकार से उसको देखा। मैं क्षमा चाहता हूँ कि बैठने की जगह नहीं बची है और काफ़ी संख्या में लोग खड़े हैं, अगर कोई व्यवस्था हो सकती है। आगे है, आगे आ सकते हैं, कार्यकर्ता जो हैं वो स्थान दे दें, क्योंकि बहनें भी आई हुई हैं, तो कार्यकर्ता स्थान दे देंगे। तो ठीक है, बैठ जाइए सब लोग, कोई व्यवधान ना हो, मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो जब हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं और स्वामी विवेकानंद और युवा, इस विषय पर जब हम आते हैं तो जानते हैं युवकों को स्वामी विवेकानंद ने क्या संदेश दिया। अंग्रेजी में उन्होंने कहा, आई वॉन्ट यू टू बी ग्रेट। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, ध्यान से आप लोग भी सुन लीजिए, मैं बहुत थोड़ी देर और बोलूँगा।
जो लोग बैठ सकते हैं बैठ जाएं, कार्यकर्ता लोग खड़े हो जाएं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वह स्थान दे देंगे, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं युवाओं से, आई वॉन्ट यू टू बी ग्रेट, नॉट फॉर योर सेक but to make India great, so that I want you to be great, not for your sake, but to make India great, so that she, with head erect, can stand among other countries of the world. मैं चाहता हूं कि तुम महान बनो, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने देश को महान बनाने के लिए महान बनो, जिससे भारत माता गर्व से अपना सर ऊंचा करके दुनिया के और देशों के बीच में खड़े हो सके। स्वामी जी का ये सपना आज के नौजवान तो पूरा कर रहे हैं, चाहे भले आंशिक रूप में पूरा कर रहे हैं। मैं कई बार अमेरिका गया हूँ और अमेरिका में काफ़ी टाइम रहा हूँ। जो अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री है, अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री में अगर तूती किसी की बोलती है तो वो तो भारत के युवाओं की बोलती है। और जानते हैं वहाँ कंपटीशन कैसा है, ग्लोबल कंपटीशन है। जैसे मैं एक उदाहरण देके कहूँ, मैं जनरल मैनेजर था पावर हाउस का, तो पावर हाउस का मैं जनरल मैनेजर था, तो सवेरे सवेरे जो मैं मीटिंग लेता था उसमें सभी सुपरिंटेंडेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उनको मैं अलग अलग काम सौंप देता था। डिस्कस भी होता था, अगर बॉयलर में कोई प्रॉब्लम है तो सब लोग अपने अपने विचार बताएंगे ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, और जो कंसर्न है वो फिर उस पर एक फाइनल राय बनेगी, उस पर काम करेगा। लेकिन यह तो भारत के लोग बैठते थे ना। जब अमेरिका की किसी कंपनी में वहाँ का जनरल मैनेजर इसी प्रकार की मीटिंग सुबह करता है तो जानते हैं उसमें कौन लोग बैठते हैं। एक भारत का लड़का होता है, एक चीन का लड़का होता है, एक फ्रांस का लड़का होता है, एक जापान का लड़का होता है, एक जर्मनी का लड़का होता है। इसको ग्लोबल कंपटीशन कहते हैं, क्योंकि उस कंपनी में तो सभी लोग काम कर रहे हैं। और उसके बीच में अगर भारत का नौजवान टिका हुआ है तो मैं इस बात को आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि कम से कम आईटी इंडस्ट्री में, कम से कम आईटी इंडस्ट्री में, और आईटी से भी आगे जाके मैं कह सकता हूं न्यूक्लियर पावर में भी, अमेरिका में न्यूक्लियर पावर में भी अगर धाक किसी ने जमाया है तो भारत के नौजवानों ने आज वहाँ पर जाकर धाक जमाया है। और स्वामी जी के इस सपने को चाहे भले पूरा किया, लेकिन आंशिक रूप से स्वामी जी के इस सपने को अगर पूरा किया है तो भारत के नौजवानों ने पूरा किया है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो स्वामी जी के दो वाक्यों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूं, और वक्ता भी हैं और बड़े महत्वपूर्ण वाक्य, उनके तो अनेक वाक्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो वाक्य आपके सामने रख रहा हूं, स्वामी जी कहते हैं, बी केयरफुल ऑफ योर थॉट्स व्हेन यू आर एलोन, बी केयरफुल ऑफ योर थॉट्स व्हेन यू आर एलोन, एंड बी केयरफुल ऑफ योर वर्ड्स व्हेन यू आर इन क्राउड। मतलब हिंदी में इसको कहें तो आप जब अकेले में हैं तो अपने विचार मंथन को लेके बहुत सतर्क रहिए, और आप जब भीड़ में हैं तो अपने शब्दों को लेकर बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि शब्द ऐसी चीज है जाके वापस नहीं आते। तो कहते हैं बी केयरफुल ऑफ योर थॉट्स व्हेन यू आर एलोन एंड बी केयरफुल ऑफ योर वर्ड्स व्हेन यू आर इन क्राउड। लेकिन मैंने कहा, स्वामी जी ने कहा जो सबको मालूम है, सवेरे सवेरे सभी ने लिखा होगा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। ये उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, यह स्वामी विवेकानंद का वाक्य नहीं है, यह कठोपनिषद का वाक्य है। यह भी आपको मैं क्लियर कर दूं, यह कठोपनिषद का वाक्य है। स्वामी विवेकानंद ने इससे आगे जाके थोड़ा सा कहा था। यह कठोपनिषद कहता है, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने थोड़ा सा डिफरेंट कहा, उन्होंने कहा उठो जागो और जगाओ, केवल जागो नहीं जगाओ भी, जैसे सवेरे सवेरे जगाया जाता लोगों को। उठो जागो और जगाओ, अपने नर जीवन को सार्थक करो, भारत माता के चरणों में अपने को समर्पित करो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह पूरा वाक्य है, आप पढ़िए उनका सही। उठो जागो और जगाओ, भारत माता के चरणों में अपने को समर्पित करो, अपने नर जीवन को सार्थक करो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।
लेकिन स्वामी जी के इस वाक्य के साथ मैं अपनी बात को विराम दूं। स्वामी जी कहते हैं, एक वाक्य और है उसके साथ विराम दूंगा। स्वामी जी कहते हैं, विनिंग ओवर द गोल इज नॉट द टफेस्ट वन। लक्ष्य को प्राप्त कर लेना कोई कठिन काम नहीं। मैंने यहीं से बात शुरू किया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा, युवा वह है जो सपने देखता है, जिसके सामने कोई टारगेट है, कोई लक्ष्य है। मैंने यहीं से शुरू किया था बात और समाप्त यहाँ पर कर रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि लक्ष्य को प्राप्त कर लेना कोई कठिन काम नहीं है। शुरू में कहते हैं सपने देखो, लक्ष्य रखो, और बाद में कहते हैं लक्ष्य को प्राप्त कर लेना कोई कठिन काम नहीं है। विनिंग ओवर द गोल इज नॉट द टफेस्ट वन। फिर वो कहते हैं टफ क्या है? वो कहते हैं विनिंग ओवर द पेशेंस इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द गोल इज रियली टफ। वह कहते हैं लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, लक्ष्य को प्राप्त कर लेना कोई कठिन काम नहीं, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अपने धैर्य पर विजय प्राप्त कर लेना सचमुच सबसे कठिन काम। तो ये धैर्य पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया वही युवा है, चाहे वो 25 साल का हो, चाहे 80 साल का हो। युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद को कोटि कोटि नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। स्वामी विवेक